नहीं, सभी बहुत उत्साहित हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं अपनी यात्रा के बाद, और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जापान के, साउथ कोरिया के, उनसे मीटिंग्स हुई उनकी। वहाँ पर बहुत अच्छे जो उनकी पूरी यात्रा है, बहुत सफल यात्रा थी, और हम सभी को बहुत अपेक्षा है कि हमारा जो राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होने वाला है, उस समय बहुत सारा निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा राजस्थान में, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और वो सब हम लोग कर पाएंगे। बहुत सारे एमओयूज़ भी होंगे और एमओयूज़ धरातल पर उतरेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है कि ये राजस्थान में हो रहा है। इससे हमारी जो रोज़गार की संभावनाएं हैं, रोज़गार बढ़ेगा और बहुत अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि पहले ही वर्ष में इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। थैंक यू। He's coming with a single purpose. He wants to, launch the Subhadra scheme and release funds to the women. So I think this is a day to celebrate. It is his birthday too, so we are all excited. जाकिर कॉलोनी में एक बिल्डिंग गिर गया है, उसमें 8 to 10 लोग दब गए हैं। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी मशीनरी वगैरह आ गए हैं, लाइट का भी व्यवस्था कर दिए हैं। फायर और पुलिस काम कर रहे हैं, आर्मी को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को सूचना दे दिया है। अभी और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। मैथिली भाषा है मिथिला के लोगों की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैथिली भाषा, उनकी जो पार्टी थे, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने इस भाषा को ही हटा दिया। 2005 में नीतीश कुमार जी आए तो दोबारा बीपीएससी में मैथिली भाषा को लेके आए। अटल जी की सरकार थी तो मिथिला 2 भाग में था, कोसी और मिथिला। तो महासेतु बनाए, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उनको लेकर के गए। मैथिली को 8वीं अनुसूची में दिया। ये मिथिला क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उसके बाद ही पूरा उस क्षेत्र में, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई का काम हो या अन्य काम, वहां पर इस 15-17 साल में हुआ है। गर्त में डाल दिया था पूरा मिथिला को। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 एयरपोर्ट दिया उड़ान स्कीम में, तो नीतीश जी ने तय किया कि ये दोनों एयरपोर्ट मिथिला में बनेगा। एक दरभंगा में बना और एक पूर्णिया में बन रहा है। बिहार को देश में दूसरा राज्य है जिसको दूसरा एम्स मिला मोदी जी के द्वारा। नीतीश कुमार ने तय किया कि दूसरा एम्स पटना के बाद मिथिला में बनेगा, दरभंगा में बनेगा। अभी जो बजट आया है, यूनियन बजट, वित्त मंत्री जी पेश की, उसमें पूरा बिहार को लेकर के, खासकर उत्तर बिहार को और मिथिला के बाढ़ को उन्होंने एड्रेस किया, और बहुत सारे नदी में बराज बनने जा रहा है। तो ये सारा काम एनडीए का किया हुआ है। जब इनको 15 साल मौका मिला तो बताना चाहिए कि कौन सा बोर्ड क्या बनवाए, क्या किए उस क्षेत्र के लिए। तो ये सब अब चुनाव आ रहा है तो उनको सब जगह कुछ न कुछ बनवाते रहेंगे। जो भी कुछ किया हुआ एनडीए का किया हुआ है। ये बात जब मीडिया में आया, मैंने डायरेक्टर हमारे जो हेल्थ सर्विसेज है और सीडीएमओ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मालकानगिरी से भी ओवर फोन बात किया था और सिचुएशन का भी जायजा ले रहा था। तो उनके वहां से जो खबर मिला है कि ये मालकानगिरी के एक पहाड़ी इलाका में, जहां एक गांव में आउटब्रेक हुआ है, तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेडिकेटेड टीम मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से गए हैं और ये इश्यूज का छानबीन कर रहे हैं, सैंपल भी कलेक्शन कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट जो हमको बता रहे थे कि उसमें जो पेशेंट हुए हैं अफेक्टेड डायरिया में, कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है और कुछ को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कितने लोग अभी इस डायरिया के कारण इन्फेक्टेड हैं?
ये जो रिपोर्ट बता रहा है 67% दे अफेक्टेड डायरिया, तो उनके लिए मेडिसिन और ये सब दिया जा रहा है। अगर कैजुअलिटी की बात करें तो कितना संख्या बताया जाता है? देखिए, कैजुअलिटी तो कुछ हुआ है बोल के न्यूज में आ रहा है, बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, वेदर इट इज ड्यू टू डायरिया और ड्यू टू एनी अदर इश्यूज। भाई 2 अक्टूबर के लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है। हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसका एक पहलू आप लोगों को दिखेगा। बिहार के सारे लोग आकर नया दल बना रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त यात्रा पर निकले हुए काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं 2025 को लेकर, क्या आपकी राय और अच्छी बात है। मेरी शुभकामना है, कम से कम घर से निकले, यात्रा पर हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, इसके लिए उनको शुभकामना दे रहे हैं। देखिए, पिछले 1 महीने के ऊपर मतलब 33 दिवस बीत चुके हैं। ये हमारे घर के बच्चे और बच्ची लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर है, छात्र और छात्रा, लगातार खुले आसमान के तले ये धूप बारिश को मुकाबला करते हुए आज तक अपना आंदोलन जारी रखी। मेरे तरफ से मैं एक बार नहीं 100 बार बंगाल के प्रधानमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी के पास ये गुहार लगाते रहे कि एक बार कम से कम आंदोलनकारियों से मिलने से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना। दुख की बात यह है कि मुलाकात तो करने गई, जरूर गई, लेकिन चालाकी छोड़ के नहीं गई। यह हथकंडे की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की, जो आंदोलनरत छात्रों ने खुले आम 5 मांगे रखी थी। एक मांग अगर पूरा करती, अरे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को अगर पद से हटा दिया जाते तो क्या आसमान टूट पड़ते, भूकंप हो जाते क्या बंगाल में? सुनियोजित तरीके से आंदोलन को तोड़ने के लिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह आंदोलनकारियों की दृढ़ता, उनकी तेज, उनकी ईमानदारी के सामने ममता बनर्जी सर झुका रही है, लेकिन चालाकी से वो हटे नहीं। 5 मांगे के अंदर क्या 2-4 मांग अगर पूरा कर देते तो हर्जा क्या थी, हानि क्या थी? ये आंदोलन डॉक्टरों को दिखाना चाहते हैं आम लोगों की निगाहों में, ये वो दोषी है, मैं नहीं। मैं तो भला अच्छा करने जा रही है, लेकिन देखो आंदोलन डॉक्टरों ने बाहर से किसी को उकसाने के चलते हमारा जो ये प्रयास में सहमत नहीं दिखाते। तो ये एक चालाकी है, सरासर ममता बनर्जी की ये चालाकी है। ये चालाकी छोड़े और आंदोलन छात्रों के साथ खुले आमने सामने बैठ के जल्द से जल्द फैसला लीजिए, यही हमारी तरफ से मांग होगी और कुछ नहीं। हो गया कैंसर, ममता बनर्जी अभी उसमें आके बारनल लगा रही हैं। बारनल में ये घाव नहीं सुखाने वाले हैं, ये कैंसर पकड़ लिए है। इस हालत से निकलने के लिए ममता बनर्जी जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दवा में इसका इलाज, इसका उपचार नहीं हो सकते। देखिए, हर जगह नौजवान समझते हैं कि पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जवानों की बात की है, जवानों की हिफाजत की है, जवानों को बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला है। और आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ
मैं कहती हूँ आपने अपने दौर में हजारों नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 एफआईआर वापस लिए। अगर उसको जरूरत है तो मुझे बताइए, एक एफआईआर वापस करके दिखा दे मुझे। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई। आज उन 2 मिनिस्टरों में लाल सिंह एक मिनिस्टर है जिसकी वकालत, जिसके लिए वोट मांगने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाते हैं। अगर जरूरत है तो उसके खिलाफ बात करके दिखा दे। जब उनका ज्ञान आदि देव ने सुना तो उन्हें लगा कि साक्षात विश्वनाथ हैं। दुर्भाग्य से उस ज्ञान के आधार पर जो ज्ञानवापी मंदिर था उसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, जो कि साक्षात विश्वनाथ मंदिर है। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे डर करके इस तरीके के बयानात देने की कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। जनता ने मोहर लगा दी कि काट की हंडिया बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। ये मिली जुली संस्कृति का देश है, इसीलिए मेरा भारत महान है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता जो है वो मेरे भारत का जो है असली है। ये लोग उसको बांटना चाहते हैं। What are you demanding on this case? Till now, the incident, after the incident, the photographs reached to me, and the amount of blast, explosion that happened, it is a great, it is of great concern, because I think it's a heavy explosive. Otherwise, this kind of incident could not happen. The amputation of the wrist and the whole palm, it was not possible without heavy explosive. So it should be investigated thoroughly. Especially I feel that investigation by the NIA is required. Without NIA, I don't think the West Bengal police has that kind of professionalism to investigate this incident. And not only so, it also depicts that failure of Mamata Banerjee as a home minister. Previously, RG Kar incident showed that as a health minister, Mamata Banerjee also failed. And now, these kind of incidents are happening in every interval of 3 or 4 months. Even 3 months ago, there was a explosion in the unauthorized cracker factory. So similar kind of incident are happening. In one incident, the army grade grenade was also recovered from that place. And if this is the condition of law and order in the state, the home minister of the state and the CM, the same person here in case of West Bengal, she should resign. So that's why BJP is asking for her resignation. It is a total failure of law and order. की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों,
ओबीसी आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेलकर का जो कमीशन गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी। ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी, ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं, मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। इस देश में लगातार गरीबों की, मजदूरों की, वर्किंग क्लास की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, शोषित लोगों की, वंचित लोगों की, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले, उनके हक में हमेशा आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय सीताराम येचुरी जी हम सबको छोड़कर, हम सबको अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। आज वो भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके जाने के बाद भी कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक जब जब अधिकारों की आवाज उठेगी, गरीब के अधिकार की, दलित, शोषित, वंचित लोगों के अधिकारों की, उस आवाज में सीताराम येचुरी साहब जिंदा रहेंगे। मुझे करीब करीब पिछले 10 सालों से उनके साथ करीब से काम करने का मौका मिला, इंडिया गठबंधन बनने से पहले भी और उसके बाद भी। और जब जब मेरा उनसे संवाद हुआ, मुलाकात हुई, काम करने का मौका मिला, हर बार उनसे बहुत सीखने को भी मिला, उनसे प्रेरणा भी मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि श्री चरणों में उन्हें स्थान दें, उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दें। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सीताराम येचुरी साहब को लाल सलाम कहता हूं। बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कोई रात को स्वप्न देखता है कि सुजी दिने को स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देखने में क्या मना है, देखते रहे वो। और
शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के नेता कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पावभर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सफोदपोश रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इंपल्ज हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम तो अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है, अच्छी बातों को कहना चाहिए जाकर के। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के ये में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए, तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात, मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले ही रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार के नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहला मेंबर बनाकर इस अभियान की शुरुआत की। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने कीर्तिमान स्थापित किया। मात्र 8 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्यता भारतीय जनता पार्टी। और अगर आप पिछले कल तक का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। आज से 6 साल पहले जब सदस्यता अभियान हुआ था, तब 18 करोड़ सदस्य बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बन गई। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से आए, भारत के प्रधानमंत्री, और उनके नेतृत्व के कारण आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता में रहने वाली, सरकार चला के सेवा करने वाला राजनीतिक दल है। सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, महापौर, जिला परिषद, बीडीसी प्रधान भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 5 वर्षों में लगातार जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की आंकड़े आते हैं, तो 5 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए। ये पूरे देश के लिए मान सम्मान की बात है। लेकिन अब हमने संकल्प ये रखा है सदस्यता अभियान में
कि जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नया रिकॉर्ड बनाएगी सदस्यता करके पूरे देश भर का आंकड़ा, वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछली बार सदस्यता अभियान में 8,54,000 हमारे सदस्य बने, लेकिन इस बार हमने 16 लाख का टारगेट रखा है।